हाँ, तो फूड सेफ्टी ऑफिसर क्लासेज में सभी स्टूडेंट का स्वागत है। तो देखिए अपन जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कशन चल रहा था अपना, फूड प्रोसेसिंग का। अब रियल मायने में जो भी फूड प्रोसेसिंग है वो क्या है, अपने आप में किसी भी फूड प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हर एक फूड प्रोडक्ट के लिए उनकी प्रोसेसिंग और टेक्निक क्या होती है, अलग अलग होती है, जिससे वो फूड प्रोडक्ट को तैयार किया जाता है। जब भी कोई फूड प्रोसेसिंग के थ्रू प्रोडक्ट तैयार किया जाता है फूड प्रोडक्ट, तो हम अच्छे से जानते हैं कि वो फूड प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग रहना चाहिए। अपना जो FSA का जो एक्ट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 है, इसके अकॉर्डिंग कुछ रूल्स और रेगुलेशन दिए गए, जिसमें से 2011 के अंदर जो रेगुलेशंस आता है वो कौन सा है आपका भाई, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। यानी ये वो रेगुलेशन है जिसके अंदर किसी भी फूड प्रोडक्ट को जिसको आपने डिज़ाइन किया है, जिसको मैन्युफैक्चर तैयार करने वाला है, उस फूड प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करेगा, वो हमेशा क्या होगा, इस फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग होगा, है ना। अदरवाइज कोई भी मार्केट जो इस रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है, इसके स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता है, तो मार्केट के अंदर उसको क्या मिलेगा भाई, पेनल्टीज। क्या होगी उसके लिए भाई, पेनल्टीज होगो। हमेशा कोई भी फूड प्रोडक्ट जो भी मार्केट में, इंडियन मार्केट में जो सेल आउट हो रहा है, वो फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो अब कोई भी मैन्युफैक्चर क्या करेगा, किसी भी प्रोसीजर के थ्रू, कोई भी प्रोसेस के थ्रू प्रोडक्ट बनाओ, FSA एक्ट 2011 को इससे कोई लेना देना नहीं है। लास्ट में जब आपका प्रोडक्ट तैयार होकर मार्केट में सेल आउट हो रहा है और अगर आपका सैंपल उठा लिया गया, है ना, अगर आपका सैंपल उठा लिया गया, तो वो हमेशा सैंपल क्या करे, इस फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 के अंदर हर फूड प्रोडक्ट के लिए क्या दे रखे हैं, कुछ वैल्यूज दे रखे हैं, जो क्या होते हैं आपके, उनको हमेशा फॉलो करना होता है। अदरवाइज वो फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड अगर कंप्लाइज नहीं करता है इन स्टैंडर्ड को, तो वो हमेशा क्या रहेगा, आपका पनिशेबल रहेगा, उसको कोई ना कोई पेनल्टीज डिसाइड की जाएगी यहाँ पे। तो अब क्या रहता है, तो मैन्युफैक्चर के लिए हमेशा टास्क क्या है, इन फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करना, जिसके लिए वो अलग अलग तरह की फूड प्रोसेसिंग के स्टेप्स काम में लेता है। अपना जो टॉपिक स्टार्ट किया वो अपने फूड प्रोसेसिंग किसके रिगार्डिंग बात करें अपन, फ्रूट और वेजिटेबल्स, है ना। तो क्या होता है कि डेयरी प्रोडक्ट मिल्क बेस्ड होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट किसके ऊपर बेस्ड होते हैं, मीट बेस्ड होते हैं, और कुछ कैसे होते हैं, फैट बेस्ड आपके प्रोडक्ट होते हैं, ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, या नट्स के ऊपर बेस्ड, या सीरियल्स, है ना, सीरियल्स का मतलब अनाज वगैरह होता है ना, फ्लोर वगैरह, उस पर बेस्ड क्या होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं। तो ये जितने भी तरह के मार्केट के अंदर प्रोडक्ट आ रहे हैं आपके, वो क्या कर, सब कहाँ पर मेंशन कर रखे हैं, इस फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। अब क्या होता है, कोई भी मैन्युफैक्चर हो, जब कभी किसी एक रॉ मटेरियल को अगर काम में ले रहा है, तो उससे कई तरह के फूड प्रोडक्ट डिजाइन किए जा सकते हैं। जितने तरह के फूड प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे हैं, वो सारे फूड प्रोडक्ट कहाँ मेंशन किए हुए हैं, इस रेगुलेशन 2011 में। अगर वो कोई नया तरह का कोई फूड प्रोडक्ट डिजाइन करता है, नए तरह के कोई इंग्रेडिएंट और नए तरह के कोई एडिटिव, इंग्रेडिएंट का मतलब क्या हो गया भाई, जैसे आप आम से क्या बना रहे हो भाई, जूस, आम से क्या बना रहे हो, जूस, तो आम तो क्या हो गया आपका, इंग्रेडिएंट हो गया, और उसको बनाने के अंदर क्या डालोगे, उसके अंदर ऐड करते हो, वो क्या हो गया आपके एडिटिव। तो हमेशा कोई भी फूड प्रोडक्ट होगा वो किसके ऊपर बेस्ड रहेगा, इंग्रेडिएंट और एडिटिव के ऊपर बेस्ड होगा। तो आपका जो ये फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 है, ये बताता है आपको उस फूड प्रोडक्ट के लिए क्या इंग्रेडिएंट काम में लेना है और क्या फूड एडिटिव आपको काम में लेने, और कितनी अमाउंट के अंदर एडिटिव को काम में लिया जा सकता है। जो लिमिट दे रखी है उसी लिमिट के अंदर आपको एडिटिव को यूज में लिया जाना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा या कम लिमिट होती है ना, उसको अगर आप फॉलो नहीं करते हो, तो अदरवाइज क्या होगा, ऑफेंस और पेनल्टीज, है ना। ऑफेंस का मतलब गलती और पेनल्टीज का मतलब उसकी जो भी सजा है, ठीक है, जुर्माना। तो अब यहाँ पर क्या रहा कि अब जब कभी अपन कोई भी प्रोडक्ट की बात करते हैं, रॉ मटेरियल से जब अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाने जाएंगे, तो हम हमेशा क्या देखेंगे भाई, इस एक्ट को हमेशा फॉलो करेंगे, है ना, कि किस तरह के उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट है उनमें क्या डिफरेंस है।
जैसा कि हमने अपनी पिछली क्लास में क्या बताया था कि ये जो फ्रूट होते हैं इससे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसमें से वेल नोन नाम क्या है, आप जूस, है ना। फ्रूट की जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है अपना भाई, फ्रूट जूस क्या होता है। अब क्या होता है कि हर एक कंट्री के लिए क्या होता है, जूस की डेफिनेशन भी एक तरह से अलग अलग है ना। अमेरिका वाले अलग मानते हैं, यूरोप वाले जूस को अलग तरह से देखते हैं और अपन लोग अलग तरह से देखते हैं, है ना। लेकिन अपने को ना तो अमेरिका यूरोप के चक्कर में उलझना है, अपन को इस तरह से समझना है कि अपना क्वेश्चन आता है तो वो सॉल्व हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जब कभी अपन जूस या फ्रूट से रिलेटेड अपन बात करते हैं तो सीधी सीधी अपन क्या बात करते हैं कि कोई भी फ्रूट हुआ, जैसे कि आपने उसको मार्केट से खरीद के लाए और उससे सीधा सीधा आपने क्या बना दिया, उससे जूस बना दिया, है ना। कुछ नहीं किया, सीधा सीधा उसको कैसे कर दिया आपने, उसकी पिलिंग कर दी। पिलिंग का मतलब छिलका हटा दिया और आपने मिक्सी के अंदर डाल के उससे क्या निकाल लिया भाई, आपने जूस निकाल लिया। आपने ना कोई पानी ऐड किया, ना कोई शुगर ऐड किया, ना कोई कलर, ना कोई प्रिजर्वेटिव, कुछ भी अगर आपने ऐड नहीं किया तो ऐसा जूस आपका क्या कहलाएगा, अनस्वीटेंड जूस, है ना। ये हमेशा कैसा रहेगा आपका, अनस्वीटेंड जूस की फॉर्म में रहेगा, जिसको आप नेचुरल जूस भी बोल सकते हो, है ना। ये हमेशा कैसा रहेगा आपका, नेचुरल फॉर्म में रहेगा। ऐसा जब भी नेचुरल फॉर्म में जूस होता है तो अगेन वही बात, हमने हर एक फ्रूट जूस के लिए क्या बात की थी पिछली क्लास के अंदर, कि हमने देखा था कि जब भी हम फ्रूट कंटेंट की बात करते हैं तो उसमें एक तो देखा जाता है TSS, एक देखा जाता है उसमें आपने फ्रूट जूस कितना ऐड किया, और तीसरी क्या देखी जाती है उसकी भाई एसिडिक स्ट्रेंथ, है ना। एसिडिक स्ट्रेंथ का किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं अपन भाई, सिट्रिक एसिड। भाई जब भी मिल्क की अपन एसिडिक वैल्यू देखते हैं तो वो किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, लैक्टिक एसिड के रेस्पेक्ट में। और जब फ्रूट प्रिपरेशन की जब भी आप एसिडिक वैल्यू की बात करोगे तो किसके रेस्पेक्ट में निकाली गई है, सिट्रिक एसिड के रेस्पेक्ट में निकाली गई वैल्यूज है, बराबर बात है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि TSS का मतलब होता है टोटल सोल्यूबल सॉलिड, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। तो क्या होता है किसी भी फ्रूट के अंदर, किसी भी फ्रूट के अंदर टोटल सोल्यूबल सॉलिड का मतलब क्या है रियल मायने में, जब कभी आप फ्रूट को देखते हो उसका छिलका हटाने के बाद में उसको आप जब प्रेस कर देते हो तो उस प्रेस करने पे क्या होता है, कुछ तो उसके अंदर क्या रहती है, हमेशा पल्प, है ना। उस पल्प को आप कितना ही प्रेस कर लो लेकिन वो अभी भी कैसी रहती है, वो पल्प के रूप में मौजूद होती है। मेरे ख्याल से पल्प का मतलब सब समझते हैं। और जब आप उसको प्रेस करते हो तो उसमें से कुछ पार्ट कैसा आता है, सोल्यूबल वाला पार्ट आ जाता है ना, लिक्विड जैसा। ऐसे लग रहा है कि कुछ पार्टिकल सोल्यूबलाइज फॉर्म के अंदर मौजूद है, जैसे कि उस फ्रूट के अंदर शुगर भी होती है। फ्रूट में क्या होती है भाई, कार्बोहाइड्रेट शुगर होती है, और ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट के क्या होते हैं, अलग अलग फॉर्म होते हैं। किसी भी फ्रूट के अंदर विटामिन होते हैं और मिनरल्स होते हैं। तो ये क्या होते हैं, सब उसके अंदर किस रूप में मौजूद हैं, आपके मिनरल्स वगैरह सोल्यूबल सॉलिड के रूप में। तो ऐसे क्या होता है कि किसी भी फ्रूट के रेस्पेक्ट में इसकी क्या बोल देते हैं, TSS, क्या बोल देते हैं इसको, TSS, टोटल सोल्यूबल सॉलिड बोल दिया जाता है, ठीक है। अब जब कभी आपका मैन्युफैक्चर क्या करता है कि इस फ्रूट से आपको ये तो मिल ही गया, आपको फ्रूट से क्या मिल गया, पल्प मिल गई, सोल्यूबल सॉलिड TSS मिल गया, फिर भी मैन्युफैक्चर कई बार क्या करते हैं, इसमें क्या ऐड कर दिया जाता है भाई, शुगर, है ना। इसके अंदर क्या डाल देगा भाई, वो शुगर डाल देगा। तो वो शुगर क्या हो गया, अभी भी क्या कहलाएगा, ये TSS ही कहलाएगा। समझ रहे हो बात को। नेचुरल फॉर्म में हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि आपको कभी पूछे कि भाई कि अनस्वीटेंड जूस होता है जिसके अंदर आपका TSS कितना होता है भाई, कितना क्या होगा, हाँ 0 नहीं, कितना होगा, जितना वो उसके अंदर नॉर्मल फ्रूट में था उतना ही है, क्योंकि आप नेचुरल फॉर्म में फ्रूट से जूस बनाने जा रहे हो, आप उसके साथ कोई चेंजेज नहीं कर रहे हो। तो आपका TSS हमेशा यहाँ पर क्या रहेगा, नेचुरल फॉर्म में रहेगा। ये लो जी, हो गया नेचुरल तरीके से। अब आपको पूछ लिया जाए कि इसके अंदर फ्रूट जूस कंटेंट कितना है भाई, हमने पानी थोड़ी मिलाया है, हमने तो कुछ नहीं किया, तो यहाँ पर आप क्या बोल दिए भाई, 100 होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ का थोड़ा सा इसको अपन छोड़ देते हैं, क्यों कि हर फ्रूट की क्या होती है, अलग अलग वैल्यूज होती है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं अपन कि मान लीजिए कि आपका फ्रूट है, अनस्वीटेंट है। अब आप जूस में क्या होता है, जो चीनी अपन डालते हैं, मैन्युफैक्चर क्या करता है, चीनी वगैरह डालते हैं, तो वो क्या चीज होती है अपने आप के अंदर भाई,
क्यों डाली जाती है? एक तो फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में, कि जिससे क्या होता है चीनी डालने से उसमें क्या होती है भाई, टेस्ट आ जाए। दूसरा पर्पज क्या होता है, उस प्रिपरेशन को स्टेबल करना। जैसे आंवले का मुरब्बा बनाया जाता है तो आंवले के मुरब्बे के अंदर क्या डाली जाती है भाई, चीनी। तो चीनी का दोनों पर्पज है, फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में भी है और उस आंवले के मुरब्बे को स्टेबल करने के लिए भी काम में लिया जाता है। बराबर बात है। तो ऐसा ही क्या करता है, कोई भी मैन्युफैक्चर होता है तो वो क्या कर देते हैं, उस फ्रूट जूस प्रिपरेशन के अंदर शुगर भी ऐड कर दी जाती है। तो वो भी किसका पार्ट रहेगा भाई, टीएसएस का ही पार्ट रहेगा। समझ रहे हो भाई, टीएसएस का मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं वो अलग बात है। तो ये क्या हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ को अभी अपन नहीं बता रहे हैं फिर भी, लेकिन अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चर ने अब जूस बनाया, अनस्वीटेंड जूस है, प्योर फॉर्म हो गई है, तो कैसा हो गया, ये तो प्योर फॉर्म हो गया, तो इसको भी कहीं ना कहीं स्टेबल तो करना पड़ेगा। तो इसको स्टेबल करने के लिए दूसरा तरीका क्या होता है भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिड हमेशा क्या करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकने का काम करता है। जितनी आप एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाओगे, भाई एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब तो समझते हो, एसिडिक स्ट्रेंथ जितनी आप बढ़ाओगे तो इसका मतलब समझना, पीएच क्या होती है भाई, कम। पीएच क्या होती है भाई, कम होता है, क्योंकि इसमें भी उलझ जाओगे नहीं तो फिर आप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाओगे तो पीएच हमेशा क्या होती है भाई, कम होती है। या फिर आप क्या बोलोगे भाई, यहाँ पर आप ये बोलोगे कि परसेंट एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ती है, परसेंट एसिडिक वैल्यू बढ़ती है। तो मैन्युफैक्चर जब भी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, उसके अंदर एसिड ऐड कर रहा है ना, उसके अंदर एसिड ऐड कर रहा है, तब वो प्रिपरेशंस क्या हो सकती है, स्टेबल हो सकती है। लेकिन मैन्युफैक्चर अगर मान लीजिए इस प्रिपरेशन को स्टेबल करने के चक्कर में बहुत ज्यादा एसिड डाल दे, बहुत ज्यादा एसिड डाल दिया तो क्या हो जाएगा, आपको जीआईटी क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, इसको एक लिमिट देनी पड़ेगी। क्या लिमिट देनी पड़ेगी, मैक्सिमम लिमिट, कि इससे ज्यादा कभी भी वो एसिडिक स्ट्रेंथ को यूज में नहीं ले सकता। इसका मतलब नहीं कि आपको अगर खुली छूट दे दी तो आप मन में आए जितना एसिड डाल दो, है ना। तो एक लिमिट है, वो भी कौन सी वाली लिमिट है, मैक्सिमम। इससे ज्यादा आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप देना चाहो तो यहाँ पर 3.5 की एक लिमिट दे सकते हो, है ना। कोई भी जूस हो, वो कोई भी जूस होता है, उसके लिए 3.5 से तो ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होनी ही नहीं चाहिए, है ना। कभी आंख बंद करके भी आपको कोई भी नाम दे दिया जाए तो कम से कम 3.5% से तो ज्यादा कोई भी स्ट्रेंथ नहीं होती है। तो 4 ऑप्शन में आप काट सकते हो ऑप्शंस को, है ना। आपको 3, 4, 5, 6 कुछ भी दे दो तो आपको 3.5 से ऊपर जाके तो कभी सोचना ही नहीं है। जो भी होगा वो 3.5 से कम होगा, है ना। अब वो जो भी क्या कम होगा वो अभी अपन देख लेंगे, है ना। लेकिन ये लिमिट तो फिक्स हो गई अपने माइंड में कि जब भी फ्रूट प्रिपरेशन की बात करेंगे अपन तो 3.5 से ऊपर जाके सोचना अपन शुरू नहीं करेंगे। सही बात है, एसिडिक स्ट्रेंथ का मतलब समझ में आया अपने को। तो इस तरह से क्या होता है, अनस्वीटेंड जूस या नेचुरल फॉर्म का मतलब यही होता है। ये एक तरह की क्या हो गई, पल्प या प्योरी जैसा ही हो गया भाई। आपने सीधा सीधा इसके अंदर मैक्सिमम क्या मौजूद है, पानी जब ऐड नहीं करोगे तो जो है वो क्या सारा का सारा पल्प या प्योरी जैसा ही होता है। कैसा कंपोजिशन है, अनअल्टर्ड कंपोजिशन से। अनस्वीटेंड जूस का मतलब ही क्या होता है, इसका कंपोजिशन कैसा है, अनअल्टर्ड कंपोजिशन से। इसके कंपोजिशन में आपने किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया है। ये लो जी। तो अब देखिए, अब क्या कर सकते हो आप यहां पर, हाँ जी, क्या किया जा सकता है भाई। इसका एक काम तो आपको समझ में आ चुका है यहां पर, स्वीटेंड जूस। क्या बोलोगे भाई, स्वीटेंड जूस। क्या हुआ आपका स्वीटेंड जूस का मतलब कि अब की बार ये हुआ स्वीटेंड जूस का मतलब कि आपने इसमें क्या कर दिया भाई, स्वीट को ऐड कर दिया। स्वीट ऐड कर दिया तो क्या हो गया भाई, उसके अंदर क्या आ गया भाई, आपने शुगर को ऐड किया है। शुगर ऐड हुई है तो क्या होगा भाई, अब की बार क्या होगा, इसको शुगर फ्लेवर के लिए ऐड किया है और हो सकता है स्टेबिलिटी के लिए भी उसने कोई ऐड किया हो। तो इसके लिए क्या कर रखा है कि मैन्युफैक्चर को अब की बार क्या होता है भाई, लिमिट डिसाइड करनी पड़ेगी। किसके रिगार्डिंग भाई, टीएसएस के रिगार्डिंग। कितना दे रखा है इसके लिए, टीएसएस दे रखा है भाई 10 तक, है ना। और आपका फ्रूट जूस कंटेंट
क्या अब की बार यहाँ पर कुछ 100 जैसा कुछ है? यहाँ पर 100 जैसा नहीं है। कितना हो गया आपका? 85। कितना कर दिया अपन ने भाई? 85 कर दिया यहाँ पर। ठीक है, परसेंट एसिडिटी की बात यहाँ पर अपन कुछ भी नहीं करेंगे। और जबरदस्ती पूछने लग जाए तो 3.5 कर देना है ना भाई, 4 ऑप्शन दे ही दिए है ना, मान लीजिए। वैसे तो नहीं कर सकते अपन क्योंकि आपने है ना, लेकिन फिर भी मान लीजिए आपको जबरदस्ती 4 ऑप्शन देके पूछ लिया जाए तो 3.5 कर देना इसमें। ठीक है, तो ये क्या था आपका? स्वीटेंड जूस हो गया। अब क्या होते हैं, इसी तरह से फ्रूट प्रिपरेशन से रिलेटेड होता है एक फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट। समझिए बात को, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट एक ही नाम है पूरा का पूरा। ये क्या है आपके, देखिए अभी तक आपका फ्रूट जूस कंटेंट कितना था यहाँ पर? 185 इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पर आपने अलग से क्या कर लिया भाई, कोई शुगर जैसी चीज को भी आपने यहाँ पर ऐड करके बैठ गए ना, शुगर को ऐड करके बैठ गए। अब फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट भी क्या होते हैं, आते हैं इस तरह के फॉर्म मार्केट के अंदर, कि इसके केस में क्या कर रखा है कि अब की बार आपने क्या कर दिया, उसमें से वाटर को एवोपरेट कर दिया। पानी को जब भी एवोपरेट करोगे तो जाहिर सी बात है टोटल सोल्यूबल सॉलिड तो क्या होगा आपका? बढ़ना है ना, टीएसएस को तो बढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि वाटर कंटेंट को आपने कम कर दिया। कितना कर दिया है यहाँ पर आपने? 32 तक। तो आपका टीएसएस 32 तो होना ही चाहिए है ना, एक लिमिट है। इसी तरह से जब अपन बात करते हैं फ्रूट जूस की, फ्रूट जूस का मतलब यहां पर फ्रूट कंटेंट लिख लेना है ना, फ्रूट कंटेंट, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा आपको। इसका मतलब है फ्रूट कंटेंट है ना। फ्रूट कंटेंट की जब अपन बात करते हैं तो ऐसा जो फ्रूट कंटेंट है ये कितना रहता है आपका? 100 रहता है यहाँ पर। सिर्फ आपने क्या काम किया है यहाँ पर कि जो आपका ये अनस्वीटेंड कंपोजिशंस था इसी को आपने क्या बना दिया? फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट बना दिया। और आपका अभी भी उसके अंदर आपने जो फ्रूट था वो कैसा था आपका? 100 ही था है ना, लेकिन जो वाटर था उसको आपने क्या कर दिया? उसमें से एवोपरेट करवा दिया। तो पानी कम होते ही क्या हो गया आपका? टीएसएस कहां तक की बात कर रहे हो आप? 32 की बात कर रहे हो। चलिए अब अपन बात करते हैं जिनको अपन जानते हैं। और क्या हो सकता है भाई यहां से? अब क्या क्या कर सकते हो आप इसमें? फ्रूट कंटेंट के अंदर एक काम ये किया जा सकता है, इसका फर्मेंटेशन होता है। ऐसा वाइन बनती है ना भाई ग्रेप से, रेड ग्रेप से क्या बनती है भाई? वाइन। कैसा प्रोडक्ट है भाई? फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। तो ऐसे केस के अंदर जब कभी इनको जब तैयार किया जाता है फर्मेंटेशन, तो ये कौन सी कैटेगरी के अंदर चले जाते हैं आपके? एल्कोहलिक बिवरेज के अंदर चले जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं अपन? फ्रूट बिवरेज। क्या बोलते हैं अपन? फ्रूट बिवरेज बोल देते हैं। ये लो जी, तो यहां पर लिख सकते हो फ्रूट जूस बिवरेज। इस फ्रूट जूस बिवरेज का रियल मायने में मतलब क्या होता है? अल्टर्ड कंपोजिशन। जब भी कहीं भी आपको बिवरेज जैसा वर्ड लिखा हुआ मिल जाए, भाई दो चीजें होती है ना, बिवरेज और ड्रिंक है ना। वैसे दोनों का मतलब ही क्या होता है? पीना। भाई बिवरेज को भी पीना होता है, ड्रिंक करना होता है, और ड्रिंक का मतलब भी क्या होता है भाई? पीना होता है। लेकिन फर्क क्या होता है? अगर जब भी बिवरेज वर्ड लिखा जाता है इसका मतलब है कि जहां से इसका जो नेचुरल फॉर्म था उसको आपने क्या किया है? चेंज किया है, उसमें कोई ना कोई अल्ट्रेशन किया है। और अल्ट्रेशन करने का एक तरीका क्या हो सकता है भाई? फर्मेंटेशन। तो ऐसे बिवरेज कैसे हो जाएंगे? ये एल्कोहलिक बिवरेज है ना। और अगर आप फर्मेंटेशन नहीं करते हो तो आपके कौन से हो जाएंगे? ये नॉन एल्कोहलिक बिवरेज। तो कहने का मतलब है कि जब भी अपन बुक्स वगैरह में कहीं से कुछ भी पढ़ते हैं तो आपको लिखे हुए वर्ड मिल जाएंगे बहुत बार, एल्कोहलिक बिवरेज और नॉन एल्कोहलिक बिवरेज। तो दोनों का फर्क पता होना चाहिए कि दोनों ही केस में है तो अल्टर्ड कंपोजिशन है ना, लेकिन एक में फर्मेंटेशन कराया और दूसरा कैसा होता है आपका? बिना फर्मेंटेशन वाला होता है ना। इसको लिख सकते हैं अनफर्मेंटेशन।
ठीक है भाई। तो इस तरह के जो बिवरेज हैं जैसे नॉन अल्कोहलिक है, इसमें बहुत सारे आरटीएस, रेडी टू सर्व बिवरेज है ना, जिसका मतलब क्या होता है रेडी टू सर्व बिवरेज, या आप क्या बोल देते हो रेडी टू सर्व ड्रिंक, आते हैं भाई ऐसे प्रोडक्ट मार्केट के अंदर है ना। तो इसके केस में क्या होता है, कई बार क्या होता है कि बहुत सारा कुछ पढ़ लेते हैं और लास्ट में जाके ये भी पूछे हुए हैं है ना, आरटीएस के टीएसएस वगैरह पूछे हुए हैं, इनके फ्रूट कंपोनेंट पूछे हुए हैं। तो इतना सा ध्यान रख लेना कि इसका टीएसएस कितना 10 और ये कैसे होते हैं आपके 10। गौर कीजिए, इसको अपन यहाँ पर कुछ भी जूस जैसा नहीं है ना। जूस वालों के अंदर तो क्या होता है, जो आपके फ्रूट कंटेंट आते हैं वो थोड़े से क्या आते हैं भाई, ज़्यादा आता है। ये जो रेडी टू सर्व बिवरेज या ड्रिंक होते हैं, इनके अंदर फ्रूट कंटेंट क्या होता है आपका कंपेरेटिवली कम होता है ना। बिल्कुल सही बात है। लेमन और लाइम के केस में, अगर ये बिल्कुल लेमन और लाइम के हिसाब से अगर देखें अपन, तो ये तो यहाँ पर लेमन और लाइम के केस में तो कैसा हो जाता है आपका 10 और 5 और भी कम हो जाता है भाई। बहुत बार अपन ने सीजन गर्मियों वगैरह के सीजन में ही हुआ ऐसा है ना, अपन ने लेमन या लाइम का कोई प्रोडक्ट मार्केट से खरीद के लाए और उसको आपने क्या कर दिया, पानी में तैयार कर लिया। हाँ, रसना आता है ऑरेंज फ्लेवर्ड का। तो ये क्या होता है, उनके अंदर फ्रूट कंटेंट क्या होता है भाई, एक लिमिट तक होता है, बहुत कम तक होता है। तो ये रेडी टू सर्व बिवरेज या लेमन या लाइम के केस में जो रेडी टू सर्व या बिवरेज ड्रिंक होती है, उसमें फ्रूट कंटेंट कितना हो गया आपका 5 और ये कितना हो गया आपका 10 हो गया। अब देखिए, जो हमने अभी बात की थी फ्रूट की, है ना, किसकी बात की थी भाई, हमने फ्रूट की बात की थी। तो अब अपन ने फ्रूट का क्या किया था भाई, इसमें से क्या निकाल सकते हैं अपन, पल्प या प्योरी निकाल सकते हैं इससे। येलो जो भी पल्प या प्योरी थी इसके अंदर, उस पल्प या प्योरी को निकाल के अपन क्या कर सकते हैं भाई, अनअल्टर्ड कंपोजिशन के अंदर, यानी जिसके अंदर कोई चेंजेज नहीं किया हुआ है, बिना चेंजेज वाले कौन सी कैटेगरी में चले जाएंगे, अनस्वीटेंड जूस की कैटेगरी में चले जाएंगे, जिसके अंदर आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है। तो अब देखिए क्या होता है यहाँ पर, ऐसा जो भी अनअल्टर्ड कंपोजिशन वाले हैं जिसमें अभी तक आपने कोई किसी तरह का चेंजेज नहीं किया है, तो अब आप क्या काम कर सकते हो। सबसे पहला काम यहाँ पर जूस के लिए सबसे पहला काम क्या हो सकता है भाई, इसको स्ट्रेनिंग करना। इसमें से आप क्या कर लिया आपने, स्ट्रेनिंग करना। एक वर्ड होता है फिल्टर करना और दूसरा होता है भाई स्ट्रेनिंग करना। आप घर में जब चाय छानते हो तो उस चाय को अपन ये नहीं कहता अपन ने फिल्टर किया है। चाय बनती है ना घर के अंदर, तो चाय पत्ती को अपन अलग करते हैं, तो उसका मतलब फिल्ट्रेशन नहीं होता है, उसका मतलब क्या होता है, स्ट्रेनिंग होता है। स्ट्रेनिंग का मतलब हो सकता है कि उसके अंदर कुछ फाइबर हो फ्रूट के अंदर, तो उन फाइबरस को क्या कर ले अपन यहाँ से अलग कर ले। और इसके अलावा क्या रहता है, अपन क्या होता है जब भी फ्रूट को प्रेस करके उसका कंटेंट निकालते हैं तो बहुत सारी क्या होती है भाई, पल्प भी होती है उसमें, बहुत सारी क्या होती है भाई, पल्प होती है। जितना अपन प्रेस कर सकते हैं उतनी पल्प को तो अपन क्या कर देते हैं भाई, प्रेस कर देते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी क्या मौजूद होती है उसमें, पल्प मौजूद होती है, क्योंकि वो फाइबर के साथ में बाइंड होती है। ऐसे केस के अंदर उसको क्या करना पड़ता है भाई, स्ट्रेनिंग कर दी जाती है। भाई अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट तैयार करने तो कुछ तो करना ही पड़ेगा भाई, है तो एक ही फ्रूट ने, एक ही आम था, उससे ही क्या कर सकते हैं, 4 तरह के अलग अलग प्रोडक्ट बना रहे हो आप, तो कुछ तो करोगे आप। तो उस कुछ करने में पहला काम क्या कर दिया भाई आपने, इसको क्या कर दिया भाई, छान दिया। स्ट्रेनिंग को क्या कर दिया भाई अपन ने, छानना। तो बड़ी बड़ी जो भी इसके अंदर पार्टिकल्स होंगे, फाइबर्स होंगे, वो यहाँ से क्या होंगे, रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और अब जो यहाँ पर जो बाहर आएगा, इसमें से छन के जो बाहर आएगा, उसमें क्या मौजूद होगी, मॉडरेटली पल्प।
यही बोलोगे भाई, ज़्यादा पल्प तो हो ही नहीं सकती ना अब की बार, तो मॉडरेटली पल्प हो गई यहाँ पर, मॉडरेट क्वांटिटीज ऑफ पल्प, है ना। मॉडरेटली क्वांटिटीज के अंदर इसके अंदर क्या मौजूद है भाई, पल्प मौजूद है। और इसमें क्या कर दिया जाता है, एक काम कर सकते हो आप, कैन शुगर, है ना, कैन शुगर को आप क्या कर दोगे, यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और अब की बार ऐसी जो प्रिपरेशंस है उसको एक नाम दे देंगे अपन, फ्रूट स्क्वैश। जूस नहीं लिखेंगे, नहीं तो हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। स्क्वैश, तो स्क्वैश एक ऐसी प्रिपरेशंस होती है जिसमें पल्प तो होता है लेकिन बहुत कम होता है ना। मॉडरेटली पल्प की कैटेगरी में आ गया, जिसमें थोड़ा थोड़ा आपका पल्प मौजूद रहता है आपका। अब क्या हुआ, यहाँ पर एक काम करके आपने एक प्रिपरेशंस को तो यहाँ पर नाम दे दिया, एक प्रिपरेशंस को आपने यहाँ पर नाम दे दिया है। और इसका स्क्वैश का यूज कहाँ पर किया जा रहा है भाई, कॉकटेल में, है ना, कॉकटेल वगैरह में इसका यूज किया जा रहा है, उसके साथ में यूज में काम में ले लिया जाता है। चलिए अब एक काम और करते हैं, यहां से अपन समझना बात, क्या किया अब की बार आपने क्या किया कि इसको क्या किया है, फिल्टर किया है। स्टेनिंग का मतलब समझ गए भाई, जो भी बड़े पार्टिकल हुए, बड़े फाइबर हुए, उनके रिमूव करने का काम किया। जब भी फिल्ट्रेशन होगा तो क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे ना, उसके अंदर छोटे छोटे फाइबर्स भी होंगे, वो भी क्या होंगे, यहाँ पर रिमूव होना शुरू हो जाएंगे। और अब की बार क्या होगा, यहाँ से जो निकलेगा फिल्ट्रेट, जूस का जो फिल्ट्रेट निकलने वाला है, और उस फिल्ट्रेट में क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, पल्प होगी नहीं होगी, यानी कि इसके अंदर विथआउट पल्प, यही बोला जाएगा, विथआउट पल्प। इसके अंदर कोई किसी तरह की पल्प नहीं होगी और न किसी तरह का कोई सस्पेंडेड पार्टिकल दिखाई देगा आपको। इसका मतलब ये था कि आपका जो नेक्टर था उसके अंदर आपको पल्प भी दिखाई देगी और सस्पेंडेड पार्टिकल भी दिखाई देंगे। कारण सिर्फ इतना सा, इसकी स्ट्रेनिंग हुई है और इसका क्या हुआ भाई, फिल्ट्रेशन हुआ। किस लेवल तक का फिल्ट्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि भाई आपके अंदर जो भी किस तरह का फ्रूट कंटेंट मौजूद है। फिल्ट्रेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, है ना, बहुत अलग अलग तरह की इंडस्ट्री के अंदर यूनिट होती है। तो अब आपने ये तो कह दिया कि इसके अंदर किसी तरह का पार्टिकल नहीं है, किसी तरह का इसमें पल्प नहीं है। तो जो आपकी प्रिपरेशंस होगी अब की बार यहाँ पर क्या होगी, थोड़ी सी ये प्रिपरेशंस कैसी हो गई, बिना पल्प वाली हो गई। तो इसके अंदर कैसी आ गई भाई, स्मूथनेस, है ना। इसकी क्या चीज होती है, इसमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो चुकी है जिसको आप नाम दोगे स्लिपरीनेस। यानी जो भी मैन्युफैक्चर है अगर इस तरह की प्रिपरेशन बना रहा है जिसको पल्प से फ्री कर रहा है, सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री कर रहा है, तो वो किसके लिए कर रहा है, उसकी स्लिपरीनेस को बढ़ाने के लिए कर रहा है। और थोड़ा सा ये जो प्रिपरेशंस होती है वो कैसी होती है भाई, आपकी क्लियर होती है। ये भी हमको समझ में आ गया कि जब इसमें कोई किसी तरह का होगा ही नहीं तो क्लियर, थोड़ी सी स्पार्कलिंग होगी, है ना, थोड़ी सी इस प्रिपरेशन में क्या होगा कि आपको ट्रांसपेरेंसी नजर आना शुरू हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो आपने क्या कर दिया, पल्प से फ्री कर दिया, सस्पेंडेड पार्टिकल से फ्री कर दिया, स्लिपरीनेस। भाई मैन्युफैक्चर के लिए भी एक बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, जब वो फ्रूट से रिलेटेड अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं ना, तो इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता है उसको। अटक अटक के जूस जाए, अच्छा लगता है, नहीं लगता ना। घर पे आम रस खाया गर्मियों के अंदर, क्या करते हैं भाई, जिसको पल्प वाला अच्छा लगेगा तो उसके लिए तो पल्प वाला क्या होगा, खूब पल्प आने दो। लेकिन जिसको लगेगा अरे भाई ये क्या रहा है ना, तो वो कारण क्या होता है, उसकी स्लिपरीनेस क्या होती है, कम होती है। तो घर में क्या करेगी भाई, मम्मी को क्या बोल दोगे भाई कि इसको थोड़ा सा छान के दे दो, तो छान के देते ही क्या होगी, उसमें क्या हो जाएगी, जो बड़े पल्प होंगे, है ना, वो क्या हो जाएगा, उसमें से रिमूव हो जाएगा और उसकी स्लिपरीनेस क्या होती है, बढ़ जाती है। तो मैन्युफैक्चर भी यही काम करता है यहाँ पर कि जब आपको इस तरह की प्रिपरेशंस बनाना होता है, इसका नाम क्या होता है, फ्रूट कॉर्डियल। तो कॉर्डियल बनाने के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, स्लिपरीनेस, है ना, कि कॉर्डियल का मतलब ये है कि अगर आप कॉर्डियल बना रहे हो तो उसमें स्लिपरीनेस क्या होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, कहीं भी उसके अंदर पल्प मौजूद नहीं हो। अब फ्रूट जूस बनाने में सबसे ज़्यादा खर्चा यहीं पे हो जाता है मैन्युफैक्चर का,
क्योंकि क्या होता है फ्रूट के अंदर जो पल्प होती है ना, उस पूरी पल्प को डिसॉल्व करना इतना आसान काम नहीं है। आप घर में कोशिश करके देख लो आप, है ना, एक फ्रूट खरीद लेना, आम जैसा आम बेस्ट है इस मामले में, और उसको आप पूरी कोशिश करना कि मैं इसमें से एक एक पल्प को गायब करूंगा। मैं कोशिश करके देखना आप कितनी पल्प गायब कर दोगे उसमें से, नहीं हो पाएगी, है ना, बहुत दिक्कत होगी। कारण है, उसके कारण भी बताएंगे क्या कारण है आपका, लेकिन इतना समझ में आ गया कि ये क्या कहलाएगा आपका फ्रूट जूस, कॉर्डियल कहलाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ, अब एक प्रिपरेशन और है जिसको अपन ने सीधा नाम दे दिया नेक्टर। क्या बोल दिया हमने भाई, इसको नेक्टर बोल दिया। इन दोनों में तो डिफरेंस दिमाग में बन गई पिक्चर। जब भी कहीं देखेंगे तो दिमाग में सबसे पहले अच्छा इसमें तो क्या होगा, पल्प होगी, अटक अटक के जाएगा ये तो, है ना, खरीद के पी के देख सकते हो ये कैसे जाएगा, अटक अटक के जाएगा। ये कैसे जाएगा भाई आपका, बिल्कुल फटाक से, है ना, एक बोतल गई, दो गई, तीन गई, पता ही नहीं चलेगा आपको। क्यों, इसमें क्या होती है, स्लिपरीनेस होती है। इधर क्या होता है भाई, नेक्टर। क्या होना चाहिए भाई नेक्टर, अब क्या होना चाहिए वो तो, दो चीजें तो आपके दिमाग में आ गई। अब आप FB हो, फूड बिजनेस ऑपरेटर, क्या करो इसमें भाई, आप यही करोगे, इसको और थोड़ा सा क्या कर दो भाई, डाइल्यूट कर दो, इसको क्या कर दो, थोड़ा सा डाइल्यूट कर दो आराम से। तो बिल्कुल सही बात यह है कि ये क्या होता है, जूस का ही बिल्कुल एक डाइल्यूट फॉर्म होता है। जो भी फ्रूट जूस था आपका, जिसको अपन प्योरी पल्प नाम दे रहे थे, उसी की क्या होती है, डाइल्यूट फॉर्म होती है। ऐसे लग रहा है कि जूस के अंदर किसी ने, है ना भाई, कि घर के अंदर क्या था भाई, है ना, 2 मेहमान के हिसाब से जूस बनाए थे, 6 लोग और आ गए, तो आप क्या कर दिए, उसी के अंदर उठा के पानी डाल दिया आपने, तो वो क्या बन गया आपका, नेक्टर बन गया। तो रियल बात है कि जब इनके आप प्रोडक्ट देखोगे आप, तो जूस रियल में क्या होता है आपका, नेक्टर फॉर्म होता है ना, बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में होता है ना, होता है, उस पर लिखे हुए लेबलिंग में वही है कि भाई ये नेक्टर आपका क्या है, और क्या कहते हैं, ऑरेंज का नेक्टर है, पाइनएप्पल का नेक्टर है ना, अलग अलग हर फ्रूट प्रोडक्ट के क्या आते हैं, सभी के नाम से नेक्टर आते हैं। ठीक है, तो आप जाके ट्राई कर सकते हो, सभी प्रोडक्ट को आप देख सकते हो जाके। तो जूस की जो डाइल्यूट फॉर्म होती है वो हमेशा क्या कहलाती है आपकी भाई, नेक्टर कहलाती है। कि और दूसरा क्या होता है कि इसमें शुगर भी बहुत कम ऐड होती है ना, आप लिख सकते हैं नो एडेड शुगर। ठीक है, होगी भी तो क्या होगी, बहुत कम होती है। कुछ मैन्युफैक्चर ऐड कर देते हैं, कुछ इसके अंदर ऐड नहीं करते हैं। भाई नेक्टर का बढ़िया एग्जाम्पल है, सिट्रस फ्रूट आते हैं ना, लेमन, नींबू वाले, ये देखना, इनकी बोटल्स देख के देखना, आपको बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में दिखाई देगा, है ना, बिल्कुल डाइल्यूट फॉर्म में होते हैं। तो नेक्टर मार्केट के अंदर लेमन के नेक्टर क्या आपको अवेलेबल मिल जाएंगे, ऑरेंज का भी मिल जाता है और पाइनएप्पल का भी मिल जाता है, तो ये हमेशा डाइल्यूट फॉर्म में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से इन तीनों की पिक आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए। जब भी स्क्वैश बोले तो इसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रेनिंग से जो बना है। कॉर्डियल जो बना है वो कैसा बना है आपका, फिल्ट्रेशन से बना है ये भी। और कैसी प्रिपरेशन भाई, कॉर्डियल बोलते दिमाग में कैसा आना चाहिए भाई, स्लिपरीनेस और क्लियर, दो बातें दिमाग में आएगी हमेशा, स्लिपरीनेस और क्लियर। थर्ड नेक्टर कैसा है आपका भाई, ये आपका डाइल्यूट फॉर्म के अंदर। अब अपन चलते हैं अपने एक्ट रेगुलेशन के हिसाब से। आपका जो एक्ट है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 का जो रेगुलेशन 2011 वाला क्या बोलता है। अब जाहिर सी बात है, स्क्वैश के लिए स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होंगे, अलग होंगे, कॉर्डियल के लिए भी क्या होंगे, अलग होंगे, और नेक्टर के भी क्या होंगे, अलग होंगे, है ना। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछे गए। देखिए, जब भी अगर याद करना हो इनको सबसे पहले, क्योंकि अपन क्या याद करें, फ्रूट से रिलेटेड जो स्टैंडर्ड है ना, फ्रूट प्रोडक्ट से रिलेटेड स्टैंडर्ड, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ भी लिए जाते हैं। देखिए, याद करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि अपन को वैल्यूज दिमाग में रहते हैं, लेकिन एग्जाम में क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होना शुरू हो जाता है। कंफ्यूजन क्या होता है एग्जाम के अंदर, वहां पर कि
अगर आपसे पूछ लिया जाए मान लो जैसे कि 65, एक वैल्यू आपको ये ध्यान रह जाएगा समझने के लिए, अपन ने पिछली क्लास में डिस्कस किया है, एक वैल्यू ये भी ध्यान रह जाता है आपका कितना हो गया भाई, आपका 25 हो गया। इसी तरह से आपका एक वैल्यू कितना हो गया 3.5। ये डेटा एक बहुत कॉमन टाइप का डेटा है 65 है ना। आगे इस डेटा का बार बार यूज आने वाला है अपने को, जब भी कहीं दिखेगा तो आपको ऑप्शन में 65 बहुत जगह मिलने वाला है ना, क्योंकि अभी अपन ने जैम जेली मार्मेल्स बहुत सारे प्रोडक्ट नहीं पढ़े। तो 65 क्या है, 65, 25 और 3.5। मैक्सिमम टाइम में जो भी फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं उनके अंदर जो फ्रूट कंटेंट होता है आपका, क्या बोल रहे हो भाई यहाँ पर, फ्रूट कंटेंट, वो फ्रूट कंटेंट मिनिमम वैल्यू की रेंज में दिया कि मिनिमम कितना % होना चाहिए भाई, 25 तो होना ही चाहिए। ये बात ध्यान रखना, मैन्युफैक्चर को ये कहा है जब भी तुम कोई भी फ्रूट प्रोडक्ट बनाते हो तो वो फ्रूट प्रोडक्ट के लिए जो फ्रूट कंटेंट है वो % मिनिमम कितना होना चाहिए भाई, आपका 25 होना चाहिए। तो 25 का मतलब ये कि उसमें 25% तक फ्रूट हमेशा मौजूद रहना चाहिए। ये क्या होता है आपका TSS, समझना बात को, क्या होता है, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। ऐसा टोटल सोल्यूबल सॉलिड है, इसको भी किस फॉर्म में दिया गया है, % मिनिमम फॉर्म के अंदर। कैसे दिया गया है, % मिनिमम फॉर्म के अंदर दिया गया है। ये जो आपकी वैल्यू होती है ये क्या होती है, % एसिडिक स्ट्रेंथ, % एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जो अपन जानते हैं, अपन ये भी जानते हैं, अपन क्या जानते हैं भाई, 55 को जानते हो आप लोग, 55 अपन जानते हैं अच्छे से। इसी तरह से अपन ये भी जानते हैं 25 भी होता है और 3.5 भी कुछ होता है, दो वैल्यू है ना हमेशा आपके। इसी तरह से आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, 45 आ जाएगा, यहाँ पर 25 आ जाएगा, ये भी अपन जानते हैं दो वैल्यू हमेशा। और यहाँ पर एसिडिक वैल्यू क्या हो गई, 1.5 हो गई। मैक्सिमम टाइम क्या रहेगी आपकी, 3.5 ही रहेगी। कुछ एक प्रोडक्ट होते हैं जिनके लिए 1.5 वैल्यू रहेगी, कौन से रहेंगे वो भी अपन देखेंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद में अपना आ जाता है यहाँ पर 30, 25 और ये क्या आ गया आपका 3.5 आ गया। ये लो 15, 20 और ये फिर 15 और 40 आ गया। ये लो 1.5 और 1.5 आपका। अब समझना बात को, इससे रिलेटेड जब भी क्वेश्चन आए है ना, तो आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो आपकी जो होती है उस पर आप ये लिख लो एक जगह पे, है ना। आपके पास मान लो एग्जाम में अगर आपको कोई पेज वगैरह मिलता है तो आप इसको क्या करो वहाँ पर लिख लो, है ना। रफ वर्क के लिए अगर कोई पेज मिल जाता है, जैसे ऑनलाइन में भी क्या होता है आप मांग सकते हो पेज वगैरह, है ना। तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, वैल्यू लिखोगे एक साथ, फटाफट लिख लोगे 65, 55, 45, 30, 15 और 15 लिख सकते हैं, है ना। 65 से 55, 55 से 45 कर दिया, फिर उसमें 30 और उसके बाद क्या कर दिया 15 और 15। आपने ये काम तो आपने कर दिया यहाँ पर। अब आपको क्या करना है यहाँ पर कि सबसे पहले जो ये प्रिपरेशंस थी किससे तैयार की थी, अभी थोड़ी देर पहले आपने क्या बोला था भाई, स्क्वैश तैयार किया था। स्क्वैश कैसा था भाई, जिसके अंदर मॉडरेटली पल्प होती है ना, फ्रूट जूस होता है ना, सब कुछ होता है। तो ज्यादातर एग्जाम में क्या क्या होता है कि ये जो फ्रूट कंटेंट है इसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है आपको। यहाँ तक जो भी प्रिपरेशंस होगी सब में फ्रूट कंटेंट कितना है भाई, यहाँ पर 25 तक है सबके अंदर। अब फर्क किसके अंदर आ रहा है भाई, TSS के अंदर, टोटल सोल्यूबल सॉलिड। रियल में यह होता है कि जब भी अपना जो फूड प्रोसेसिंग होता है उसके अंदर TSS को आप चेंज कर दो तो अलग अलग तरह के क्या होंगे, फूड प्रोडक्ट भी डिजाइन किए जा सकते हैं। अपना जो एक्ट क्या चाहता है कि तुम कुछ भी तरह के फूड प्रोडक्ट बना लो, लेकिन हमको तो हमेशा फ्रूट कंटेंट कितना चाहिए भाई, 25 तो चाहिए ही चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि आप अलग अलग तरह के फ्रूट प्रोडक्ट बनाओ आप, है ना, कस्टमर के लिए, है ना, जो भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसके अंदर फ्रूट कंटेंट तो आप ये तो डालोगे ही आप, है ना, क्योंकि फिर उस प्रोडक्ट का कोई मतलब ही नहीं है। आप कुछ भी ऐसा बना रहे हो, मान लीजिए आपका फ्रूट कंटेंट ही नहीं हुआ तो आपके प्रोडक्ट क्या हो गए भाई, बेकार ही एक तरह का। अपन को खिलाया और कुछ जा रहा है, नाम तो लिख रहे हैं भाई, पाइनएप्पल लिख दिया, मैंगो लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, और पता चला ये सब चीजें क्या है भाई, गायब है, क्योंकि आजकल क्या आ रहे हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर आ रहे हैं। समझ गए बात को। इसलिए इन्होंने एक्ट ने क्या किया कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। अब जो बात कर रहे हैं अपन किसकी भाई, TSS की, तो जाहिर सी बात है ये जो वैल्यू दे रखा है वो किसके लिए दे रखा है भाई, स्क्वैश के लिए, सॉरी स्क्वैश के। ये जो वैल्यू दे रखा है अपना किसके लिए भाई, आपका
सिर्फ फ्रूट सिर्फ के लिए। अब इसका मतलब समझिए क्या हुआ, क्यों हुआ 65 भाई, ये कारण समझना। ये इसलिए ज्यादा वैल्यू है इनके कंपैरिजन में, ये ज्यादा क्यों है, इनके कंपैरिजन में ज्यादा क्यों है भाई, ये बताओ। इसमें अलग से शुगर ऐड की हुई है, इसमें अलग से क्या ऐड की है भाई, शुगर ऐड की गई है। तो शुगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, आपका TSS क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो फ्रूट सिर्फ के केस में इसकी वैल्यू कितनी हो गई भाई, 65। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है कि फ्रूट कंटेंट तो आपका कितना डालना है, मिनिमम 25 है। 25 से नीचे होते ही क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फेल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, प्रोडक्ट क्या कर देंगे अपन, फेल कर देंगे। तो ये लो फ्रूट कंटेंट हो गया। अब इसके बाद जब अपन बात करते हैं, ये जो दे रखा है क्रश, ठीक है, ये मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट क्या होता है, बहुत कम देखने को मिलता है। कारण क्या होता है कि इसकी स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम रहता है, थोड़ा सा क्या होता है, जल्दी खराब होने के चांस ज्यादा रहते हैं। तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। तो अगेन वही बात है, ये कितना हो गया भाई आपका 55 हो गया। अब इसके बाद जो बात करते हैं अपन किसकी भाई, स्क्वैश की। स्क्वैश के केस में थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर 45 दे रखा है तो 45 टिक करना ऑप्शन में, और 45 नहीं है तो आप 40 टिक कर देना भाई। दोनों पैटर्न हो सकते हैं ना, और दोनों आ जाए तो पहली फर्स्ट चॉइस में क्या रहेगा आपका 45, और सेकंड चॉइस में रहेगा आपका 40, ठीक है, अदरवाइज कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या था आपका भाई, स्क्वैश हो गया। स्क्वैश का नाम क्या हुआ भाई, मॉडरेटली पल्प वाला, मॉडरेट पल्प वाला हो गया। इसके बाद क्या आ गया आपका कॉर्डियल, ये क्या हो गया आपका भाई, कॉर्डियल हो गया। और ये क्या हो गया आपके नेक्टर। अब देखिए गौर से सुनना, यहां तक सब कुछ ठीक था, यहां तक सब कुछ ठीक था इन प्रिपरेशंस के अंदर। नेक्टर में आते ही ऐसा क्या हुआ कि इसका क्या एकदम से क्या बोल दिया भाई आपने, डाइल्यूशन बोल दिया। नेक्टर कैसी होती है भाई, डाइल्यूटेड फॉर्म होती है। तो नेक्टर के केस में फ्रूट कंटेंट क्या हो गया आपका, बिल्कुल कम हो गया। क्या हो गया आपका, बिल्कुल कम हो गया। 25 से लिमिट क्या दे दी भाई 20 की, कम से कम कितना होना चाहिए भाई, 20 तो होना ही चाहिए। तो लिमिट को थोड़ा सा कहाँ ले गए, वो नीचे की तरफ ले गए। ज्यादा कितना भी डाल सकते हो आप, 20 से ऊपर कितना भी डाल दो, लेकिन कम से कम कितना होना चाहिए, मिनिमम उसमें 20 तो होना ही चाहिए। और जो टोटल सोल्यूबल सॉलिड है, एकदम से क्या हुआ कि एकदम से नेक्टर का टोटल सोल्यूबल सॉलिड कम हो गया भाई। क्या कर दिया भाई आपने ऐसा कि डाइल्यूट कर दिया आपने, है ना। क्या कर दिया आपने, ये भी कहा यहाँ पर कि शुगर भी ऐड नहीं करो, है ना। शुगर ऐड कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन आप लेकिन कितनी करो नहीं है शुगर ऐड, 15 तक, है ना, कितना मिनिमम 15 तक चले गए आप। अब देखिए बात करते हैं पीएच, एकदम से एसिडिक स्ट्रेंथ का क्या हुआ, 1.5 कर दी इन्होंने। अब आ जाइए, ये दो वैल्यू क्या हो गए यहाँ पर, ऑरेंज एंड पाइनएप्पल नेक्टर। क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भाई इसमें क्या है कि ये अलग से पूछे हुए हैं एग्जाम के अंदर। हालांकि इस तरह का नहीं पूछना चाहिए कि बहुत सारे फ्रूट प्रोडक्ट होते हैं, गोवावा नेक्टर भी आता है, एप्पल नेक्टर भी आता है ना, बहुत सारे अलग अलग तरह के नेक्टर आते हैं। लेकिन ये एक डाटा है जो एग्जाम के अंदर पूछा हुआ आपका, अगर रिपीट होता है तो ध्यान रखा जा सकता है, अदरवाइज छोड़ा जा सकता है। चलिए बताइए, अब यहां से अनस्वीटेंड जूस है, अनस्वीटेंड जूस है, तो क्या करोगे आप इसमें। अनस्वीटेंड जूस का मतलब क्या हुआ, येलो। टीएसएस कैसा आपका, नेचुरल है, टीएसएस नेचुरल है, और ये क्या आपका भाई 100 है। आ जाइए इसके बाद में स्वीटेंड जूस, क्या करोगे स्वीटेंड जूस के अंदर, अब की बार शुगर ऐड कर दी है, तो ये तो कम से कम कितना रह गया आपका 85 हो गया। ये कितना हो गया आपका भाई टीएसएस, इसके अंदर 10 तक कर दिया कि मिनिमम 10 तक तो होना ही चाहिए। ये इसी का थोड़ा सा हल्का सा कन्वर्टेड फॉर्म है ना, कि अभी भी है तो प्योर फॉर्म ही है। 85 भी क्या होता है, बहुत कुछ होता है। स्वीटेंड जूस। इसी तरह से अगला जो वैल्यू आता है फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट, फ्रूट जूस कॉन्सेंट्रेट। अगेन वही बात है, तो आपका अनस्वीटेंड जूस ही है, पूरा का पूरा 100% होना चाहिए इसके अंदर, है ना, जो भी नेचुरल फॉर्म में आपने लिया है।
लेकिन आप इसको एवोपरेटेड करोगे तो उससे क्या हो जाएगी, इसकी लिमिट क्या दे दी गई है, 32 तक दे दी गई है। तो ये क्या हो गया आपका फ्रूट जूस कंटेंट हो गया, ये लो कंसंट्रेट। अब आ जाइए इसके अंदर बात करते हैं अपन RTS, रेडी टू सर्व बिवरेज, जिसके अंदर कितना दे दिया भाई, 10 और 10 दे दिया। लाइम के केस में दे दोगे तो कितना हो जाएगा, ये 10 और 5 हो जाएगा। ये लो सिंथेटिक सिर्फ या शरबत, कितना हो जाएगा भाई इसका, 65। फ्रूट कंटेंट कुछ नहीं है क्योंकि नाम क्या है भाई इसका, सिंथेटिक है। ये लो चलिए एक हेडिंग डालो, पोस्ट हार्वेस्ट। प्रीलिमिनरी ऑपरेशन, समझना बात को। हमने वर्ड क्या पढ़ा था कि जब भी एग्रीकल्चर लैंड पर, एग्रीकल्चर लैंड या किसी फार्म हाउस पर जब किसी पौधे का या फ्रूट या वेजिटेबल का क्या होता है, कल्टीवेशन होता है, फ्रूट एंड वेजिटेबल का यहाँ पर क्या होता है, कल्टीवेशन होता है। तो ये जो पार्ट होता है यहाँ पर, ये क्या कहलाता है, प्री हार्वेस्टिंग। ये हमेशा क्या कहलाएगा अपने लिए भाई, प्री हार्वेस्टिंग कहलाएगा। सही बात है। और जब इसको कलेक्ट करने का काम किया जाएगा तो ये क्या कहलाता है, हमेशा हार्वेस्टिंग। ये भी अपन जानते हैं कि जो भी फ्रूट या वेजिटेबल का फार्मर ने या किसी ने कल्टीवेशन किया है तो ये हमेशा क्या कहलाएगी चीज़ आपकी, प्री हार्वेस्टिंग। जब आप उसको कलेक्ट कर लेते हो तो ये क्या कहलाता है, हार्वेस्टिंग। और इसको क्या कर देते हैं अपन, कलेक्ट करके फूड बिजनेस ऑपरेटर तक अगर पहुंचाया जाता है, और इसके बाद जो कुछ होता है इस बीच में या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के यहाँ पर, तो ये कौन सा पार्ट हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट फिजियोलॉजी, पोस्ट हार्वेस्टिंग। यहाँ पर हो सकता है कि आपका किसान क्या कर रहा है, फ्रूट या वेजिटेबल को कलेक्ट करके क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है, तो स्टोर या वेयर हाउस में रख रहा है, तो वो भी क्या होगा आपका, पोस्ट हार्वेस्टिंग। एक बार फ्रूट या वेजिटेबल पौधे से हट गया, हटने के बाद जो भी कुछ हो रहा है उस फ्रूट या वेजिटेबल के साथ, वो किसका पार्ट होगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग का पार्ट होगा। तो अपने सिलेबस में प्री हार्वेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये कौन पढ़ते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का इनका पेपर होता है, तो उसमें प्री हार्वेस्टिंग को पढ़ाया जाता है, कैसी मिट्टी होनी चाहिए, क्या उसके अंदर पेस्टिसाइड होते हैं, इनसे अपना कोई लेना देना नहीं है। किस तरह से उसको कलेक्ट किया जाता है उससे भी अपना कोई लेना देना नहीं है। अपने को हमेशा किससे मतलब रहेगा, पोस्ट हार्वेस्टिंग से। रियल मायने में ये जो फूड प्रोसेसिंग है वो आप पढ़ किसके पार्ट रहे हो, पोस्ट हार्वेस्टिंग का ही पार्ट पढ़ रहे हो, कि जब भी कोई फूड प्रोडक्ट बनाने जाओगे तो उसकी सबसे पहले क्या होनी जरूरी है, पोस्ट हार्वेस्टिंग होना जरूरी है। इस पोस्ट हार्वेस्टिंग के अंदर क्या होता है, स्टोरेज होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से इस फूड प्रोडक्ट को आगे किस तरह से इस रॉ मटेरियल को काम में लिया जाएगा। तो इससे रिलेटेड क्या होते हैं, कुछ प्रीलिमिनरी ऑपरेशंस, क्योंकि अब जब आप फ्रूट जूस बनाने जाओगे तो आपको हमेशा पोस्ट हार्वेस्टिंग के कुछ प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं जो हमेशा फॉलो करने पड़ते हैं।
क्या फॉलो करना पड़ता है कि जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स को खरीद के कोई फूड बिजनेस ऑपरेटर लाया है, तो ये 100 केजी फ्रूट या वेजिटेबल खरीद के लाया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि 100 केजी का 100 केजी पूरा इसने पूरे के पूरे को बैच में उठा के डाल देगा, क्योंकि इसमें से हो सकता है कि 10 केजी भी खराब हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो पहला काम क्या रहता है यहाँ पर, शॉर्टिंग करना। क्या करेंगे अपन यहाँ पर भाई, उसकी सॉर्टिंग कर देंगे, जो खराब हो उसका वेस्टेज होगा उसको यहाँ से फेंक दिया जाएगा। इसी तरह से इसी का क्या होता है, वॉशिंग। वॉशिंग किस में कर सकता है, 1% आपका कैमेनोफोर सॉल्यूशन है ना, कैमेनोफोर का सॉल्यूशन लिया जाता है, कैमेनोफोर सॉल्यूशन के अंदर वॉशिंग कर दी जाती है, ये रहता है लगभग आपका 0.1% के आसपास। इसी तरह से दूसरा सॉल्यूशन है, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन। ये भी थोड़े दिन पहले फेमस भी हुआ है, ये हाइपोक्लोराइड, कोरोना में है ना, कोरोना के अंदर छिड़काव वगैरह दिया गया था हाइपोक्लोराइड का, तो इससे क्या कर देते हैं, इसको भी वॉशिंग कर दिया जाता है। तो ये हमेशा क्या रहते हैं, प्रीलिमिनरी स्टेप्स होते हैं कि इस रॉ मटेरियल को काम में लेना तो शॉर्टिंग करनी पड़ेगी, वॉशिंग करनी पड़ेगी आपको। इसी तरह से आपको क्या रहता है कि इसके अंदर क्या होता है कि अब वॉशिंग होगी, सॉर्टिंग होगी, और साथ में क्या करना पड़ता है, इनकी ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब ऐसे समझना इस बात को, टोमेटो मान लीजिए, टोमेटो से क्या बनाना है, सॉस भी बनाना है आपको, केचप भी बनाना है, ठीक है, या टोमेटो बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, तो अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि उस टोमेटो सॉस या केचप बनाने के अंदर आपको टोमेटो की कौन सी ग्रीन फॉर्म काम में लेनी है, या उसके बाद में उसमें क्या कहते हैं ग्रीन रेड टोमेटो काम में, ग्रीन येलो वाला काम में लेना है, या इसके बाद में येलो रेड वाला टमाटर काम में लेना है, या फिर आपको क्या करना है भाई, रेड कलर केवल रेड वाला टोमेटो काम में लेना है। मिलता है भाई हर तरह का टमाटर, ग्रीन भी मिल जाएगा, ग्रीन येलो मिल जाएगा, येलो रेड मिल जाएगा, और रेड भी मिल जाएगा। ग्रेडिंग करनी पड़ेगी आपको कि आपको सॉस या केचप बनाना है तो कौन सी टाइप का टोमेटो काम में लेना है। ये ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वो सॉस या केचप बन ही नहीं सकता, ठीक है। जैम जेली के अंदर काम में लोगे वो नहीं बन सकते। तो ये क्या होती है, मैच्योरिटी की स्टेज होती है, ये क्या होती है, मैच्योरिटी की स्टेज होती है। इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आपको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी कि जिस तरह का फूड प्रोडक्ट होगा उसी तरह का आप ग्रेडिंग करके उसको अलग कर लोगे, है ना। तो मैन्युफैक्चर ये काम उसको करना है, किसके लिए करना है, अगर उसको फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को फॉलो करना है ना। अगर ये वाले टोमेटो काम में ले लिए या इस तरह का कोई फ्रूट काम में ले लिया तो उससे आपको जो चाहिए लास्ट के अंदर फ्रूट कंटेंट वो कभी मिलेगा ही नहीं, है ना। मिलेगा तो वो क्या होगा, बहुत मुश्किल से। तो इसलिए ग्रेडिंग एक क्या है, इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। इसी तरह से क्या होता है कि जब आप शॉर्टिंग, ग्रेडिंग हो जाती है, वॉशिंग हो जाती है, तो अपन क्या करते हैं उसके अंदर पर उसकी साइजिंग क्या करते हैं भाई, साइजिंग करते हैं। कि ऐसे नहीं हो कि आपने क्या कर दिया, एक टोमेटो तो ले लिया बड़ा सारा, एक टोमेटो ले लिया इतना सा, एक टोमेटो ले लिया इतना सा। मशीन नहीं जानती इतना, है ना। मशीन को क्या करना चाहिए, एक लगभग साइज के क्या होने चाहिए प्रोडक्ट उसको देने चाहिए, चाहे कैरेट हो चाहे कैसा भी फ्रूट या वेजिटेबल का प्रोडक्ट बना रहे हो, तो उसकी साइजिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक लगभग साइज के क्या होते हैं फ्रूट या वेजिटेबल काम में लिए जाते हैं, ठीक है। तो कैसे साइजिंग करते हैं वो उनका तरीका है, इसमें अपने एग्जाम में कोई अपने से पूछने वाला भी नहीं है। अब इसके बाद में क्या होती है, इसकी पिलिंग, है ना। जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं उनके ऊपर क्या होता है, छिलका होता है, उसको क्या करना है, आपको रिमूव करना है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन कहाँ से आता है भाई, पिलिंग से। इसके अंदर अभी तक आपने जो वैल्यूज पढ़े थे वहां से क्वेश्चन आता है, और दूसरा क्वेश्चन किससे बनता है, आपका पिलिंग से। अगला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होता है ब्लैंचिंग। जो भी फ्रूट या वेजिटेबल्स होते हैं उनकी क्या की जाती है, काम में लेने से पहले ब्लैंचिंग की जाती है, क्योंकि फ्रूट या वेजिटेबल कटते ही क्या हो जाते हैं, ब्लैक हो जाते हैं, ब्राउन हो जाते हैं। तो ब्लैक या ब्राउन होने से रोकने के लिए क्या करना पड़ता है भाई, ब्लैंचिंग। क्योंकि अपन लोग तो क्या करते हैं भाई, जब भी फ्रूट को काम में लेते हैं तो उसको काट के क्या करते हैं, थोड़ी देर में अपन उसका कंजप्शन कर लेते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चर को तो पूरी क्या करनी है, उसकी प्रोसेसिंग करनी है। तो उस प्रोसेसिंग के अंदर कहीं वो फ्रूट या वेजिटेबल ब्लैक या ब्राउन नहीं हो जाए, उसको रोकने के लिए क्या करेगा, वो ब्लैंचिंग करेगा।
आ जाइए। तो अभी जो अपन ने स्टेप्स पढ़े थे, उन्हीं स्टेप्स के अंदर अपना जो इम्पोर्टेंट कौन सा है, एक जो है पिलिंग, है ना। क्या मतलब होता है भाई पिलिंग का? मतलब छिलके को रिमूव करना। अगर छिलके को रिमूव करने की बात करें तो देखिए, सबसे टफ छिलका किसका उतारना है भाई? आम का छिलका उतारना कोई टफ है क्या? नहीं है ना। किसका है? हाँ जी। लहसुन छीला है घर के अंदर कभी? हाँ। अमरूद का छिलका उतार दो तुम हाथ से, नहीं उतार सकते ना। तो जिन जिन के छिलके उतारना मुश्किल है ना, उन्हीं के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। आप उठा के देखो है ना पेपर वगैरह के अंदर, तो रियल में पूछा भी वही गया है कि जिनके छिलके को आप आसानी से रिमूव नहीं कर सको। सही बात है। तो सबसे आसान तो कौन सा है भाई? नाइफ पिलिंग, है ना। सबसे आसान काम क्या भाई? नाइफ पिलिंग। नाइफ पिलिंग का मतलब क्या हुआ भाई? आराम से क्या करो भाई, जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके छिलके को क्या कर दोगे? रिमूव कर दिए जाएंगे इजीली। ये लो सिट्रस फ्रूट को नाइफ पिलिंग हो गया आपका। तो एग्जाम में पूछेगा आपसे, हाँ जी, एग्जाम में कोई पूछेगा? नहीं पूछेगा। बताओ। फ्लैश पिलिंग, हाँ जी बताइए। फ्लैश पिलिंग क्या होता है भाई? फ्लैश पिलिंग के अंदर बताना। इसका एग्जाम्पल है जितने भी रूट फ्रूट है ना, रूट वेजिटेबल्स है। कैरेट हो सकती है, मूली हो सकती है ना, कुछ भी हो सकते हैं। तो इनको क्या करते हैं, थोड़ा सा अचानक से क्या दी जाती है? एक हीट दी जाती है, और उस हीट को क्या करते हैं? अचानक से हीट देके वापस रिमूव कर दिया जाता है। फ्लैश के रूप में हीट देते हैं, फिर हीट को रिमूव कर दिया जाता है। तो रूट वेजिटेबल्स में क्या होता है? कैरेट और उनसे क्या कहते हैं, सलजम वगैरह जो भी होती है आपकी, टर्निप, इन सब से रिमूव करने के लिए फ्लैश पिलिंग को काम में लिया जाता है। अब बताइए इसका एग्जाम्पल। एब्रेशन पिलिंग, बताओ क्या करते हैं भाई, है ना। क्या करते हैं देखा होगा तो, कहीं भी शादियों वगैरह के अंदर तुमने देखा होगा तो आलू का छिलका उतारने के लिए क्या कर लेते हैं? एक कपड़ा ले लेते हैं, बोरी जैसा, है ना, बोरी जानते हो ना, गट्टा, और उसको क्या करते हैं? एब्रेशन पिलिंग। बिल्कुल सही है। पोटैटो। इसी तरह से आपका एब्रेशन पिलिंग हो गया। और क्या हो सकते हैं भाई? कॉस्टिक पिलिंग। बताइए ये कब किया अपन ने कास्टिक पिलिंग वाला काम? किसके लिए होना चाहिए? गवावा। यह अपन ने कभी नहीं किया। फ्लेम पिलिंग, हाँ जी, फ्लेम पिलिंग किसके लिए काम में लोगे अब आप? गार्लिक और ऑनियन। लाई पिलिंग, 1 से 2% NaCl का जो सॉल्यूशन है ना, उसको क्या कह दिया अपन ने भाई? लाई कह दिया। तो लाई पिलिंग हो गया 1 से 2% वाला। किसके लिए करते हैं भाई ऐसा? लाई पिलिंग हुआ करते हैं अपन पोटैटो। अगेन घर पे आपने देखा होगा कि चिप्स वगैरह बनाते हैं ना, चिप्स बनाने से पहले क्या करते हैं? उसको आलू को उठा के किस में डाल देते हैं? पानी के अंदर फिटकरी में डाल देते हैं अपन। फिटकरी में डाल के थोड़ी देर उसको उबालने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो जितना उससे डस्ट होता है वो भी रिमूव हो जाता है, और उसका छिलका भी क्या होता है? हटना शुरू हो जाता है। तो लाई पिलिंग का बढ़िया एग्जाम्पल कौन सा हो गया भाई? पोटैटो हो गया। इसी तरह से कैरेट के लिए भी लाई पिलिंग क्या है? स्पेसिफिक दिया हुआ है। तो ये क्या थे आपके पिलिंग के अलग अलग तरीके हैं।
तो देखिए अब इसके बाद में क्या है, जूस बनाने के अगर प्रोसेस को समझना है तो थोड़ी सी जूस से रिलेटेड प्रिपरेशंस है। कौन सी भाई, उसको बनाने के दौरान और बनाने पे जब फ्रूट प्रोडक्ट बना दिया जाता है जूस को, तो क्या क्या तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो अब आप बताइए, कोई भी फ्रूट जूस होगा उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था अपन ने कि जो भी है प्रोडक्ट उसकी क्या होती है भाई, ब्राउनिंग। क्या होता है, क्योंकि फ्रूट को जैसे ही आप कट करोगे वो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, आपका ब्राउन हो जाएगा। तो पहला जो है यहाँ पर क्या, ब्राउनिंग ऑफ जूस। कौन सी ब्राउनिंग है ये, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है। येलो सही है, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो गया। क्या होता है एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, कारण क्या होता है कि जितने भी ये फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर क्या पाया जाता है, पॉलीफिनॉल, पॉलीफिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं। और ये पॉलीफिनोलिक कंपाउंड क्या होते हैं, आपके तुरंत एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, इनका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होते ही क्या होता है, इनकी ब्राउनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो क्या कारण होता है कि यहां पर एंजाइम होता है पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज। ये पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज क्या होता है, ब्राउन हो जाता है, ब्राउन कर देगा फ्रूट या वेजिटेबल को। अब ऐसे केस के अंदर अगर आपने क्या कर दिया, जूस बना दिया है ना, आपको पता नहीं चला, आपने यहाँ पर क्या करा, इस एंजाइम को अगर इनएक्टिवेट नहीं किया तो आपका इनएक्टिवेट नहीं करोगे तो ये क्या कन्वर्ट कर देगा, ब्राउनिंग करवा देगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं अपन, उसकी ब्लेंचिंग। ब्लेंचिंग एक माइल्ड हीट ट्रीटमेंट होता है, लगभग 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 से 2 मिनट तक उस फ्रूट प्रोडक्ट को उस फ्रूट को किस में रख देते हैं, पानी के अंदर, है ना। तो जिससे क्या होगा कि ब्लेंचिंग करने के बाद ये एंजाइम क्या होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है और जो भी फ्रूट या वेजिटेबल होगा अब वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होने के चांस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और ब्राउनिंग भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ब्राउनिंग को रोकने के लिए क्या करेंगे, ब्राउनिंग ऑफ जूस को कम करने के लिए आपको क्या करनी है भाई, ब्लेंचिंग। येलो। दूसरा क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हाँ जी बताओ, फॉर्मिंग, फॉर्मिंग ऑफ फ्रूट जूस। जो भी आपका ये फ्रूट जूस है उसमें क्या बनने शुरू हो जाते हैं, फॉर्म बनना शुरू हो जाते हैं। फॉर्म बनेंगे तो क्या होगा भाई, फॉर्म बनेंगे तो क्या होगा, बताओ दिक्कत क्या होगी। जब भी एयर का एंट्रैपमेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट के अंदर, मान लीजिए आपका फॉर्म है, तो सबसे पहली दिक्कत तो है कि उसको वॉल्यूम डालना था 200 ml, तो पहली दिक्कत होगी वॉल्यूम 200 ml नहीं डलेगा। वॉल्यूम कम होते ही प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, है ना। तो आपको वॉल्यूम में दिक्कत आएगी। दूसरा दिक्कत क्या आएगी, इसमें क्या चली जाएगी, अंदर एयर चली जाएगी, और एयर जब भी जाती है तो प्रोडक्ट का क्या होता है भाई, ऑक्सीडेशन होता है। तो इस फॉर्मिंग को भी क्या करना पड़ता है भाई, यहाँ पर रोकना पड़ता है। तो देखा गया है कि ये जो फॉर्मिंग वगैरह होती है, तो इस फॉर्मिंग का जो कारण क्या रहता है कि भाई यहाँ पर एयर का एंट्रैपमेंट होना। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम किसको होती है, जो सिट्रस फ्रूट होते हैं ना, विटामिन सी, इसका तुरंत क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है। विटामिन सी तुरंत ऑक्सीडाइज हो जाता है, ये एस्कॉर्बिक एसिड। चलो, घर पे जूस बनाया है अपन ने बहुत बार, ये सुना है कि भाई थोड़ी देर जूस को हाथों हाथ पी लेना चाहिए, थोड़ी देर में उसमें क्या आ जाती है, बिटरनेस। क्यों आती है बिटरनेस, किसके अंदर आती है, पहली बात तो बिटरनेस ज्यादातर जो भी सिट्रस फ्रूट वाले होते हैं, ऑरेंज फ्लेवर्ड वाले जो भी होते हैं जूस वगैरह, उनमें बिटरनेस आती है। उसका कारण क्या होता है, लिमोनिन। नींबू के अंदर जो कड़वापन आता है छिलके में, वो किसकी वजह से होता है, इस लिमोनिन के कारण होता है। इसी तरह से एक और होता है नेरिंजिन। लिमोनिन और नेरिंजिन दोनों क्या करते हैं, बिटरनेस को डेवलप करने का काम करते हैं। क्लाउडी जूस, इसको थोड़ा सा समझना भाई। अब
हाँ जी, क्लाउडी जूस का कारण क्या होता है? अपन जो घर पे बनाते हैं वो जूस क्लाउडी होता है, पहली बात तो, है ना। फर्क समझ में आ जाएगा, है ना। इवन या तो आप मैंगो फ्रूटी खरीद के ले आओ और अपन जो घर पे आम का जो बना रहे हैं जूस, कंपेयर करके देख लेना, पता लग जाएगा आपको। कारण क्या होता है कि जो भी कोई फ्रूट होता है, हर एक फ्रूट के अंदर क्या होता है भाई, पल्प मौजूद होती है, ये भी अपन जानते हैं, है ना। उसका जो फ्रूट कंटेंट मौजूद होता है, तो ये जो पल्प होती है किसी भी फ्रूट के अंदर, उस पल्प को रखने का, होल्ड करने का काम कौन कर रहा है भाई? आपका पैक्टिन, है ना। ये जो पल्प इसके अंदर मौजूद है किसी भी फ्रूट के अंदर, तो वो किस होल्ड कौन कर रहा है इसको? पैक्टिन। इस पैक्टिन का काम यहीं तक बहुत अच्छा लगता है, जब तक ये आम कहाँ पर है? पेड़ पर है। पेड़ पर है तो ये पैक्टिन बहुत अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर पल्प हमेशा होल्ड रहेगी। कभी अगर ये पैक्टिन नहीं होगा ना, तो ये क्या होगा, इस फ्रूट में से क्या होगा, पल्प निकल के बाहर आना शुरू हो जाता है। और ऐसा होता भी है जब कोई फ्रूट इमैच्योर फ्रूट से क्या होता है, जैसे ही आपका मैच्योर होता है, और मैच्योर होने से क्या हो जाता है, राइपन, है ना, राइप कंडीशन। मैच्योर तक तो बात अच्छी लगती है कि फ्रूट आपका फुली साइज का हो चुका है, आम फुली साइज का हो चुका है, पीला भी होना शुरू हो चुका है, मैच्योर हो चुका है, पता है कि इसके बाद अब आम बढ़ेगा तो नहीं, जितनी साइज थी आम की वो हो चुकी है। अब क्या दिक्कत होती है, इसके बाद में इसकी राइपनिंग शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है? राइपनिंग शुरू हो जाती है। राइपनिंग का मतलब क्या हुआ कि जो इसके अंदर अब तक जो पैक्टिन इसको होल्ड करने का काम कर रहा था, इसमें क्या होता है, एंजाइम होते हैं किसके अंदर, आम के अंदर, पैक्टिनेज एंजाइम। वो क्या होगा, जैसे ये राइपन होना शुरू होगा, वैसे ही ये पैक्टिन क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगा, डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगा। पैक्टिन क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, पॉलीसेकेराइड। कैसा कार्बोहाइड्रेट है भाई? जैसे स्टार्च होता है, स्टार्च किसके अंदर होता है, जो आपके चावल हो गए, गेहूं हो गया, इन सब में क्या होता है, स्टार्च होता है। वैसे ही फ्रूट के अंदर क्या होता है आपका भाई, पैक्टिन होता है। ये पैक्टिन क्या होता है, डिसॉल्व होना शुरू हो जाता है। और जो इसके अंदर मौजूद था TSS, जो इसके अंदर सॉल्युबल सॉलिड थे, वो निकल के बाहर आ गए। देखे होंगे ना, कई बार आप लोग ले आते हो गलती से ज्यादा पका हुआ फ्रूट ले आते हो, तो उसमें से क्या होता है, बाहर फूट के बाहर आ जाता है सॉल्युबल सॉलिड, है ना। तो यही काम, तो अब जो आपका पैक्टिन है ये हमेशा इसको होल्ड करने का काम करता है। और जैसे ही राइपन होता है तो ये क्या होता है, पैक्टिनेज आ जाता है और इस पैक्टिन को क्या करता है, डिसॉल्व कर देता है। सही है बात। तो अब बताओ मैन्युफैक्चर कौन सा वाला मैंगो काम में ले? मैच्योर ही ले, क्योंकि राइपन वाला होगा तो उसकी क्या होगी, स्टोर नहीं कर सकता। उसको स्टोर कर लेगा तो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, स्टोरेज की प्रॉब्लम। तो हमेशा क्या रहता है, क्या देखी जाती है, कमर्शियल मैच्योरिटी। क्या देखी जाती है, उसकी कमर्शियल मैच्योरिटी देखी जाती है। अब की बार अगर ये पैक्टिन है, तो अब मैन्युफैक्चरर ने ये काम तो कर लिया कि इसने मैच्योर फ्रूट को ले आया, लेकिन मैच्योर फ्रूट को क्या लेके आ गया, वो इसके साथ में एक बहुत बड़ी बीमारी लेके आ गया, साथ में पैक्टिन। क्या लेके आ गया इसके साथ में, पैक्टिन। ये पैक्टिन क्या करेगा, जब इससे फ्रूट जूस बनाने जाएगा, तो अब की बार क्या दिक्कत शुरू होने वाली है, इसमें से पल्प नहीं आने देगा। ये पल्प को बाहर नहीं आने देगा। तुम तो मिक्सी लेके बैठ गए कि मैं तो आज इसमें से 4 गिलास बनाने लगूंगा। अरे भाई 4 बनाओगे कहाँ से, ये आपका जो पैक्टिन है 4 गिलास बनने ही नहीं देगा आपके। क्यों? क्योंकि ये क्या कर लेगा, उस सॉल्युबल सॉलिड को क्या कर लेगा, होल्ड करना शुरू कर देगा। अगर तुमको 4 गिलास इसमें से बनाने हैं, तो अब इसके अंदर एक एंजाइम डालना पड़ेगा, पैक्टिनेज। ये पैक्टिनेज एक्टिव कब होता, जब ये फ्रूट क्या होता भाई, राइप होता, तब तो ये पैक्टिन को क्या कर देता, डिसॉल्व कर देता। लेकिन ये पैक्टिनेज एंजाइम अब आपको इंडस्ट्री वाला क्या करता है, अलग से क्या होता है, डालता है। जैसा कि सर ने अभी क्लास ली थी ना पैक्टिनेज की, कि पैक्टिनेज का क्या रोल रहता है। पैक्टिनेज का यही रोल रहता है, जब वाइन तैयार की जाती है रेड ग्रेप्स से, तो ग्रेप्स में भी क्या होता है भाई, पैक्टिन होता है। तो उस जब तक उस पैक्टिनेज डाल के ग्रेप्स में से उस डिसॉल्व नहीं कर लेता फ्रूट कंटेंट को, तब तक वाइन को पूरा तैयार नहीं कर सकते। अदरवाइज वाइन में क्या आ जाएंगे, फाइबर आ जाएंगे, है ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि जो भी पैक्टिनेज होता है यही काम करता है। अगर ये पैक्टिनेज नहीं डाला या कम डाला, तो ये फ्रूट जूस कैसा हो जाएगा, आगे चलकर क्लाउडी जूस हो जाएगा। तो क्लाउडनेस को खत्म करना या कम करने का तरीका क्या हुआ, उसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, पैक्टिनेज। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पैक्टिनेज। तो पैक्टिनेज तो डाल दीजिए और क्लाउडी जूस को कम कर दीजिए। लो
इसके बाद अरे भाई ये तो एक क्वेश्चन देता है पैक्टीन तो एग्जाम के अंदर, जैम जेली पढ़ोगे ना तो अभी तो पूरा काम है इसका जैम जेली में। पैक्टीन ही डिसाइड करेगा जेली की स्ट्रेंथ कैसी आएगी, है ना। लेकिन ये पैक्टीन कहाँ तो बुरा होता है, फ्रूट जूस में हमेशा बुरा रहता है ये। देखे ना आपने किस किस तरह के फ्रूट, तो ये बुरा हो जाता है क्योंकि जितना उसको मैन्युफैक्चर तो बेचारा चाह रहा था कि भाई मैंने 100 किलो आम खरीदे है ना, तो इतना प्रोडक्ट तो मैं बनाऊं कम से कम, लेकिन ये पैक्टीन क्या करेगा, ज़्यादा प्रोडक्ट बनने ही नहीं देगा उसके। तो उसको सबसे पहले अपने जूस कंटेंट बढ़ाना है तो उसको पैक्टीनेस डालना पड़ेगा। जेली के अंदर मैन्युफैक्चर सोचेगा कि अरे भाई जेली के अंदर क्या चाहिए बनाने के लिए, पैक्टीन ही चाहिए होता है, तो वो देखेगी जितना पैक्टीन इधर से मिल जाए अपने को तब तो अपनी जेली क्या हो जाएगी, बढ़िया बन जाएगी, है ना। नहीं तो फिर उसको अलग से क्या करना पड़ेगा, पैक्टीन ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ थोड़ी पैक्टीन डालोगे आप, यहाँ तो पैक्टीन को क्या करोगे, डिसॉल्व करोगे पैक्टीनेस डाल के, जबकि जैम जेली में क्या करोगे, अलग से पैक्टीन ऐड करोगे जिससे उसकी स्ट्रेंथ बने, है ना। जेली देखिए ना कैसी होती है, वो स्ट्रेंथ लाने के लिए पैक्टीन को अलग से ऐड किया जाता है। तो ये पैक्टीन क्या करता है, एग्जाम में इक्वेशन दे जाता है अपने को। आगे बात समझ में। इसी तरह से क्या होता है, क्लाउडी हो या जूस हैजी, समझना इस हैजीनेस का मतलब क्या होता है। हैज का मतलब देखा होगा आपने, क्या होता है भाई हैज का मतलब क्या होता है, जैसा आप कोई बोतल खरीद के लाए, है ना, आपने पैसे दे दिए, अच्छे काम कर दिया, आपने देखा मैंने बहुत एक्सपायरी देख ली, मैन्युफैक्चरिंग का सब कुछ देख लिया, और पता चला कोने कोनों में ऐसे कुछ दिख रहा है, आप देखिए यार ये क्या चीज आ गई, क्लाउडीनेस तो नहीं है ये, क्लाउडीनेस तो नहीं, ये क्लाउडनेस होती तो पूरी की पूरी बोतल में क्लाउडनेस दिखाई देती है आपको यूनिफॉर्मली, लेकिन ये क्या बन गया आपका भाई, हेज बन गया। तो कारण क्या हुआ भाई इस तरह के हैज बनने का, हाँ जी क्या होता है समझना बात को, ये जो हैज होती है ये बनती है, क्या होता है, जिस तरह से आपका पैक्टीन होता है ना फ्रूट के अंदर, इसी तरह से इसके अंदर सेलुलोज भी होता है, ग्लैक्टान होते हैं, जाइलान होते हैं, अरेबान होते हैं। ये जिसके नाम में आन लग जाता है ना, AN, ये कौन होते हैं आपके पॉलीसेकेराइड्स, समझ रहे हो बात को। ये AN वर्ड किसको बता रहा है, पॉलीसेकेराइड को बता रहा है। सबके नाम क्या आगे आपने क्या लगा दिया, AN, तो ये सारे क्या कहलाएंगे आपके पॉलीसेकेराइड। क्या होता है, पैक्टीन तो पहले ही दिक्कत कर देता है शुरुआत में ही, फ्रूट कंटेंट को बाहर आने नहीं देगा, और आ भी गया तो जूस कैसा बनेगा आपका, क्लाउडी बनेगा। लेकिन ये जो है ना ये बीमारियां हैं अरेबान वगैरह, ये क्या करते हैं, धीरे धीरे इसके अंदर हैज का फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं। मैन्युफैक्चर बेचारा अच्छे खासा प्रोडक्ट तैयार किया था, लेकिन उससे गलती क्या हो गई कि ये अरेबान को इसने क्या करा, इन्हें खत्म नहीं किया, इनको डिसॉल्व नहीं किया। तो इनको डिसॉल्व करने के लिए भी अलग से एंजाइम होते हैं, सेलुलोज, ग्लैक्टेज, जाइलेनेज, अरेबिनेज। इनके नाम में क्या लगा दो, सबके एज लगा दो। एज लगा दोगे तो ये सब क्या हो जाएंगे आपके, डिसॉल्व हो जाएंगे, और डिसॉल्व हो जाएंगे तो इस तरह का अरेबान का फॉर्मेशन या हेज का फॉर्मेशन होना बंद हो जाएगा। तो हेज कब की प्रॉब्लम है भाई, ड्यूरिंग स्टोरेज। क्या बोलोगे भाई, ड्यूरिंग स्टोरेज। देखना कई बार होता है आप किसी भी कहीं पे खरीद रहे हो और कोई बोतल है किसी कोने में पड़ी है ना, मान लो रिलायंस फ्रेश गए, आपको कोई कोने के अंदर अलग से बोतल को रख रखा, कोई हाथ भी नहीं लगाया जाके, है ना, वो बेचारी बोतल में धीरे धीरे क्या बनने शुरू हो गए, इस तरह के हैज बनना शुरू हो गए आपके, है ना। अगर इसका टाइम पे कोई शेक कर देता तो ये बनता नहीं, लेकिन कोई इसको छेड़ा नहीं तो जाके क्या हो गया, इस तरह के हैज बनना शुरू हो गए, ठीक है। और एक बार हैज बन गया तो वो फिर आप कितना ही शेक कर लो वो डिसॉल्व भी नहीं होगा। तो बहुत बार इस तरह की बोतल्स हाथ में आ जाती है ना, ये मैंगो की फ्रूटी वगैरह आती है ना, हाँ स्लाइस के अंदर आता है ये हैज वाला प्रॉब्लम, सही कहा आपने, स्लाइस में तो उसमें हैज दिख जाएगा आपको एक कोने के अंदर अलग सा, और उसको कितना ही डिसॉल्व कर लो आप नहीं घुलता, क्योंकि एक बार ये इकट्ठा हो जाता है ना अरेबान, फिर नहीं होता, तो पहले ही इनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अपन फिर आगे की क्लास में इनको थोड़ा और ढंग से स्टेप टू स्टेप देखेंगे। प्रॉब्लम पहले इसलिए देखनी पड़ी अपने को क्योंकि प्रॉब्लम देखोगे उसी हिसाब से आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि जो भी स्टेप्स फॉलो किए जा रहे हैं इन प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए किए जा रहे हैं, तो वो अपन आगे की क्लास में देखते हैं। ठीक है।